हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। बच्चों, मैं समझता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, ठीक है ना? क्योंकि फ्राइडे को लास्ट क्लास हुई थी मेरी फिजिक्स की। अब यहाँ से आगे बच्चों एक छोटा सा पॉइंट और बता रहा हूँ मैं। आप बस कॉपी और पेन निकाल करके नोट डाउन कर लें। और एक बात और, केमिस्ट्री वाले सर बायो जो पढ़ा करके गए हैं, केमिस्ट्री और बायो, वो आपको कंप्लीट चैप्टर एक शॉर्ट में जिस तरह से बायो के और केमिस्ट्री के चैप्टर्स करा के जाएंगे आपको, आप फिजिक्स के 100% जितना मैं बता रहा हूँ आप मेरे साथ साथ नोट करते चले जाएंगे, ठीक है ना? और कंप्लीट चैप्टर विद इन 2 लेक्चर, कंप्लीट चैप्टर बहुत शॉर्ट में कंप्लीट चैप्टर आपको सोल्व कराया जाएगा, ठीक है ना? बस आप कॉपी और पेन निकालें और मेरे साथ साथ इसको नोट करते चले, ठीक है? क्योंकि यहां से आगे जो मैं बताने जा रहा हूं बच्चों, ये प्रीफिक्सेस बता रहा हूं। प्रीफिक्सेस मैं जहां तक समझता हूं आपने पहले पढ़े होंगे प्रीफिक्सेस। अगर आप नोट कर सकते हैं कर लें, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है ना? इनको नोट करते जाइए आप साथ। चलो बच्चों, मैं बात कर रहा था बच्चों फिजिक्स के पीरियड में, ध्यान होगा आपको, फिजिक्स साइंस की ब्रांच है, ठीक है ना? अब फिजिक्स की सबसे ओल्डेस्ट ब्रांच मैंने बताई थी आपको, मैकेनिक्स है, ठीक है ना? फिजिक्स में मैटर, एनर्जी और उसके एक दूसरे से रिलेशंस को, मैटर कहते हैं ऑब्जेक्ट को, और ऑब्जेक्ट की अदर फिजिकल क्वांटिटीज को, जिस ब्रांच में हम स्टडी करते हैं उस ब्रांच को अरिस्टोटल नामक साइंटिस्ट ने फिजिक्स कहा था, फ्यूजेज वर्ड्स। तो मैं क्या कहना चाहता हूं बच्चों, बात ध्यान से सुने। फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी मैटर, एनर्जी एंड देयर इंटरेक्शन। दिस नेम ऑफ फिजिक्स वाज गिवन बाय अरिस्टोटल बाय वर्ड फ्यूज। फ्यूज मीन्स नेचर, सो इन इट वी स्टडी लॉज ऑफ नेचर एज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। जैसे चार्ज कंजर्व रहता है, एनर्जी कंजर्व रहती है, मोमेंटा कंजर्व रहता है, ये नेचुरल फिनोमिना है, इसलिए फिजिक्स को नेचुरल साइंस भी बोलते हैं बच्चों। लेकिन जब ये बात तो ठीक है, जिसके अंदर, जिस साइंस की जिस ब्रांच के अंदर हम मैटर को, एनर्जी को पढ़ेंगे, अरिस्टोटल ने उनको फिजिक्स कहा। लेकिन प्रश्न अब ये था क्या कि उस मैटर के अंदर एनर्जी और मैटर और अदर फिजिकल क्वांटिटीज उनकी स्टडी करेंगे कैसे? तो लॉर्ड कैल्विन ने कहा था कि उनका मेजरमेंट कर लो, और मेजरमेंट उन्होंने कहा था कंपैरिजन प्रोसेस है। जब ये बात भी हमको समझ में आ गई कंपैरिजन प्रोसेस है, तो उसके बाद प्रश्न ये आया कि कंपैरिजन में हमको ये तो मालूम चल गया कौन बड़ा है और कौन छोटा है, लेकिन प्रश्न ये आया कि कौन कितना बड़ा है और कितना छोटा है। इसके लिए एक ऐसा ही सिस्टम आया, ध्यान होगा आपको, MKS सिस्टम मैंने बताया था, जो जॉर्ज नामक साइंटिस्ट ने दिया था, जिसमें ऐसा ही सिस्टम में या MKS सिस्टम में उन्होंने 7 फंडामेंटल यूनिट्स बताई थी। ध्यान है, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी। इनकी यूनिट्स बताई गई थी आपको, सिंबल भी बताई थी, उनकी डायमेंशंस भी बताई थी। ध्यान है ना आपको? बिल्कुल ठीक। 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स बताई गई थी, एक तो प्लेन एंगल और एक सॉलिड एंगल, ठीक है ना? तो अब प्रश्न जब ये उठा कि फिजिकल क्वांटिटीज का मेजरमेंट कंपैरिजन से करेंगे, तो कंपैरिजन से ये तो ठीक समझ में आ गया हमको क्या कि कौन छोटा है क्या कौन बड़ा है। उसके बाद जब इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई, जॉर्ज नामक साइंटिस्ट ने ऐसा ही सिस्टम दिया, उन्होंने 7 फंडामेंटल जो यूनिट्स दी थी, ठीक है ना, जो जिसको आपने ऐसा ही सिस्टम बोला है, ठीक है ना? अब जैसे मास को किलोग्राम में नापते हो आप, ठीक है ना, अदर छोटी यूनिट्स भी तो उसकी होती है, जैसे मास को किलोग्राम में नापा, ग्राम में नापा, मिलीग्राम में नापा, ठीक है ना? तो किलोग्राम में, मिलीग्राम में या सेंटीग्राम में, इनमें रिलेशन क्या होते हैं, जिनको हम शायद प्रीफिक्सेस कहते हैं बच्चों। ये आप नोट कर लें, ये जरा ध्यान दें, नोट करते जाइए। ये प्रीफिक्सेस लिखे हुए हैं, आप
जिस तरह से मैं बोल रहा हूं उसी तरह से इनको लर्न कर ले। किलो हेक्टोडेका डेसी सेंटीमिली, किलो हेक्टोडेका डेसी सेंटीमिली। बीच में मैंने एक पॉइंट मार्क किया है यूनिट। किलो हेक्टोडेका डेसी सेंटीमिली माइक्रो नैनो पिको फेम्टो एटो। ये तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है बच्चों, डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। और उसके बाद ये वाला जो सिस्टम है, यूनिट्स जहां लिखा है, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे यूनिट को मैंने ग्राम लिखा, ठीक है ना। अब इस ग्राम वर्ड को आप किलो के आगे लिख के देखो तो क्या पढ़ोगे आप इससे, किलोग्राम। तो मैं कहना यह चाहता हूं, जैसे 1 किलोग्राम में कितने 1000 ग्राम होते हैं। 1 kg इक्वल टू 10 की पावर 3 ग्राम, मतलब 30 हो गए ना बच्चे इस पर, 1000 ग्राम। अगर हम हेक्टो नाम ग्राम में, हेक्टो लिखा है बच्चों, ये हेक्टोग्राम में, हेक्टोग्राम 1 हेक्टोग्राम इक्वल टू कितना लिखा हुआ है, 10 की पावर 2 ग्राम। मैं क्या कहना चाहता हूं, ये बात समझ आ गई होगी। 1 किलोग्राम, जैसे ये ग्राम लिखा हुआ है, ग्राम को इसके आगे लिख दो तो क्या रीड करोगे आप, किलोग्राम। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होंगे, 1 हेक्टोग्राम में 10 की पावर 2 ग्राम होंगे, 1 डेकाग्राम में 10 ग्राम होंगे। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। 1 मिलियन ग्राम में 10 की पावर 6 ग्राम होंगे, बिलियन ग्राम में 10 की पावर 9 ग्राम होंगे, ट्रिलियन ग्राम में 10 की पावर 12 ग्राम होंगे, पेटा 10 की पावर 15 ग्राम होंगे, एक्सा 10 की पावर 18 ग्राम होंगे। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है। और डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलें तो इस यूनिट को इसके आगे लिखो, जैसे 1 डेसीग्राम 1, इसको मैं हटा दूं बच्चों, जरा देखो। डिक्रीजिंग ऑर्डर में चले आप, यूनिट हमने कहा जैसे ग्राम में लिखा, ये क्या लिखा हुआ है, 1 डेसीग्राम। डेसीग्राम इक्वल टू कितना होगा, एक डेसीग्राम में इतने ग्राम होंगे, इतने कितने 10 की पावर -1 ग्राम। 10 की पावर -1 का मतलब 1/10 ग्राम, समझ आ रहा होगा। ऐसे ही 1 सेंटीग्राम, सेंटी के आगे ग्राम लिख दो, 1 सेंटीग्राम, 1 सेंटीग्राम इक्वल टू 10 की पावर -2 ग्राम होगा। 10 की पावर -2 ग्राम, 10 की पावर -2 का मतलब क्या हो गया बेटा, 1 सेंटीग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना है तो 100 से डिवाइड कर लेना, 10 की पावर -2। सिमिलरली जैसे मिलीग्राम को ग्राम बनाना है, 1 मिलीग्राम में 10 की पावर -3 ग्राम होंगे, ठीक है ना। माइक्रोग्राम में 10 की पावर -6 ग्राम होंगे, नैनोग्राम में 10 की पावर -9 ग्राम होंगे, पिको 10 की पावर -12 ग्राम, फेम्टोग्राम 10 पावर -15 ग्राम, ठीक है ना। एटो क्या लिखा है ये बच्चों, एटो, एटो लिखा हुआ है, ये मैं थोड़ा सा आपको स्लाइड करके बता देता हूं। एटो ATTO 1 एटोग्राम में 10 की पावर -18 ग्राम होंगे। आप इस लिस्ट को नोट कर लें, ठीक रहेंगे बच्चों, या इसका स्क्रीनशॉट ले लें प्रीफिक्सेस की, ये काम की चीज है आपके लिए। लर्न करने का तरीका देखो जरा, लर्न कर सकते हो तो किलो हेक्टोडेका डेसी सेंटीमिली माइक्रो नैनो पिको फेम्टो एटो। किलो हेक्टोडेका डेसी सेंटीमिली माइक्रो नैनो पिको फेम्टो एटो। किलो मिलियन बिलियन ट्रिलियन पेटा एक्सा। फिर से समझो, किलो हेक्टोडेका डेसी सेंटीमिली माइक्रो नैनो पिको फेम्टो एटो। और इंक्रीजिंग ऑर्डर में चलेंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में चलेंगे, ठीक है ना। यहां से शुरू करेंगे तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में जरा सिस्टम देखो, यहां पर 10 की पावर +1 है, यहां 10 की पावर -1 है, यहां पर 10 की पावर 2 है या -2 है, यहां 10 की पावर 3 है या -3 है, यहां 10 की पावर 6 है या 10 की पावर -6 है। चेक करो, यहाँ 10 की पावर 9 है या 10 की पावर -9 है, यहाँ 10 की पावर 12 है, यहाँ 10 की पावर -12 है, यहाँ 10 की पावर 15, यहाँ 10 की पावर -15, यहाँ 10 की पावर 18, 10 की पावर -18। मैं जहाँ तक समझता हूँ सीक्वेंस समझ आ गया होगा बच्चों। नहीं समझ आया है तो फिर से सुन लें। प्रीफिक्सेस ये आपने हो सकता है 4th या 5th क्लास में पढ़े थे, नहीं पढ़े, नहीं याद तो आप नोट कर लें इनको, और ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना, कन्वर्जन के लिए, ठीक है ना। जैसे किलोग्राम को ग्राम बनाना है,
हेक्टोग्राम को ग्राम बनाना है तो मैंने बिल्कुल ये यहाँ से चलेंगे यूनिट से तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है, इंक्रीजिंग ऑर्डर है। सेम सीक्वेंस में इस यूनिट से आगे चलेंगे तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है। यूनिट आप जैसे आपने मीटर लिखा, जैसे यहाँ पर मीटर लिख दिया आपने, समझो यहाँ पर लिखा ये यूनिट लिखी मीटर और इस मीटर को यहाँ लिख के देखो तो क्या मिलेगा आपको 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होंगे 10 की पावर 3 मीटर, 10 की पावर 3 मीटर। सेम ऐसे ही 1 हेक्टोमीटर, हेक्टोमीटर 10 की पावर 2 मीटर होंगे। मैं जहां तक समझता हूं सीक्वेंस समझ में आ गया। जैसे मीटर लिखा यहां पर किलो के आगे मीटर लिख दो तो 1 किलोमीटर 10 की पावर 3 मीटर, 1 हेक्टोमीटर 10 की पावर 2 मीटर, 1 डेकामीटर 10 की पावर 10 मीटर, 1 डेसीमीटर 10 की पावर -1 मीटर, सेंटीमीटर 10 की पावर -2 मीटर, मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 की पावर -3 मीटर, माइक्रोमीटर 10 पावर -6 मीटर, नैनो 10 पावर -9 मीटर, पिको 10 पावर -12 मीटर। ठीक है ना। फेम्टो या फर्मी बोलते हैं बच्चों इसको। 1 फर्मी कहो या फेम्टो कहो। 1 फेम्टोमीटर 10 पावर -15 मीटर, 1 एटोमीटर 10 की पावर -18 मीटर। बात क्लियर है? आप नोट कर सकते हो, कर लें। ठीक है ना बच्चों। चलिएगा आगे चलते हैं बच्चों। थोड़ा सा डायमेंशंस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायमेंशंस, जरा नोट करें बच्चों इस डेफिनेशन, फिर मैं समझाता हूं। आप फास्ट नोट करें, यहां तक नोट करो बच्चों से। डायमेंशंस गिवन बाय फूरियर, द डायमेंशंस ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी आर द पार्ट्स टू विच द फंडामेंटल यूनिट्स मस्ट बी रीच्ड टू एक्सप्रेस इट। भाई किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की फंडामेंटल यूनिट्स के ऊपर जो पार्ट्स लगाई जाती है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की जो फंडामेंटल यूनिट्स हैं उनके ऊपर जो पावर लगाई जाती हैं, जो पावर लगाई जाएगी उनको क्या बोला जाता है? डायमेंशन कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे एरिया है। एरिया क्या है? किसी ऑब्जेक्ट की फिजिकल क्वांटिटी है। एरिया कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट की फिजिकल क्वांटिटी है। और उस फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए जैसे एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका एरिया मुझे पता करना है तो उसका फॉर्मूला है लेंथ इनटू ब्रेथ नॉर्मली। ठीक है ना। बोलो लेंथ की यूनिट क्या होगी बच्चों? मीटर। ब्रेथ की यूनिट क्या होगी? मीटर। मीटर की डायमेंशन क्या होती है? एल। मीटर को किस में लिखते हैं? एल में। तो एल इंटू एल तो क्या बन गया? एल की पावर 2। इसीलिए एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा बच्चों m0 L2 T0। सो द एरिया हैज डायमेंशंस 0 इन मास, 2 इन लेंथ, 0 इन टाइम। ये लिख दिया है। द एरिया हैज डायमेंशंस 0 इन मास, 2 इन लेंथ एंड 0 इन टाइम। सो द m0 L2 T0 इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एरिया। ठीक है ना। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को फिर से समझ लो क्या लिखा है आपने? द डायमेंशंस ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी आर द पार्ट्स टू विच द फंडामेंटल यूनिट्स मस्ट बी रेज्ड टू एक्सप्रेस इट। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की जो फंडामेंटल यूनिट्स हैं उनके ऊपर जो पार्ट्स चढ़ाई जाती हैं उसको रिप्रेजेंट करने के लिए उन पार्ट्स को क्या बोला बेटा? डायमेंशंस बोला जाता है। जैसे आपने एक किसी ऑब्जेक्ट का एरिया निकाला और उसका फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो गया बच्चों? क्योंकि इसमें लेंथ को मीटर में मेजर करेंगे, ब्रेथ को मीटर में मेजर करेंगे, तो लेंथ की डायमेंशन l की पावर 1 और ब्रेथ की l की पावर 1। मास और टाइम इसमें है नहीं तो इसलिए इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो गया? मास नहीं है, टाइम नहीं है, तो डायमेंशनल फॉर्मूला तो ऐसे ही लिखा है। जिसकी m की पावर 0 इसकी वैल्यू तो 1 हो गई और t की पावर 0 इसकी वैल्यू 1 हो गई। इसका मतलब मास और टाइम इस एरिया में तो नहीं है, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बन गया? m0 L2 T0। तो एरिया का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है, मास की डायमेंशन तो 0 है, लेंथ की डायमेंशन कितनी है? 2 है, टाइम की डायमेंशन कितनी है? 0। इसीलिए m0 L2 T0 ये एरिया का क्या बन गया? डायमेंशनल फॉर्मूला। सिमिलरली ऐसे ही
जरा अदर डायमेंशनल फॉर्मूले लिखेंगे अगर आप बच्चों, तो यहां पर मैं नोट कराऊंगा डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मैकेनिकल क्वांटिटीज। कौन सी क्वांटिटीज? मैकेनिकल क्वांटिटीज। मैकेनिकल क्वांटिटीज नियर अबाउट मैं 38 पढ़ाऊंगा बच्चों, जिनके डायमेंशनल फॉर्मूले में बताऊंगा। जैसे आपने अभी अभी बताया क्या, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की फंडामेंटल यूनिट्स के ऊपर जो पावर्स लगाई जाती है, किसी ऑब्जेक्ट की जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनकी जो फंडामेंटल यूनिट्स जो होंगी उनके ऊपर जो पावर्स लगाओगे आप, उसको क्या बोला जाएगा? डायमेंशन बोला जाता है। ठीक है ना? तो डायमेंशनल फॉर्मूला जो पढ़ेंगे आप, क्या डायमेंशनल फॉर्मूला, जैसे आपने यहां पर एरिया का डायमेंशन पढ़ी क्या बेटा? एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला m0L2T0 है। तो मास की डायमेंशन तो 0 हो गई, लेंथ की डायमेंशन कितनी हो गई? 2, टाइम की कितनी हो गई? 0। इसीलिए लिख दिया है एरिया हैज डायमेंशन 0 इन मास, 2 इन लेंथ एंड 0 इन टाइम। इसीलिए एरिया का डायमेंशन फॉर्मूला हो गया m0L2T0। सिमिलरली ऐसे ही जैसे फिजिकल क्वांटिटी यहां पर एरिया है, ऐसे ही मैं अदर फिजिकल क्वांटिटी जैसे वेलोसिटी लिख दूं। क्या बेटा? वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी किसी ऑब्जेक्ट की फिजिकल क्वांटिटी है, और इस फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए इसकी फंडामेंटल यूनिट्स के ऊपर जो पावर्स लगाएंगे हम उसकी क्या बोलेंगे? डायमेंशंस बोलेंगे। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम नोट कर लोगे। डिस्प्लेसमेंट को मेजर करते हैं किसमें? मीटर में। तो मीटर की डायमेंशन क्या हो गई? L। टाइम की डायमेंशन क्या हो गई? T। इसको ऊपर ले जाइए आप, तो क्या लिखेंगे? L_T-1। तो वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बन गया? m तो इसमें है नहीं, तो इसको लिखेंगे m0 L1T-1। तो वेलोसिटी जो फिजिकल क्वांटिटी किसी ऑब्जेक्ट की है, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए इसकी फंडामेंटल यूनिट्स के ऊपर जो पावर्स लगाते हैं वो डायमेंशन कहलाती है। तो यहां पर मास की डायमेंशन कितनी हो गई? 0। लेंथ की डायमेंशन कितनी हो गई? 1। टाइम की डायमेंशन कितनी हो गई? -1। तो m0L1T-1 ये डायमेंशन फॉर्मूला किसका हो गया? वेलोसिटी का। सिमिलरली इसी तरह से जैसे हम एक्सेलरेशन कहें, समझ जाएंगे ना? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है बच्चे चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकालिए जरा। चेंज इन वेलोसिटी या वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या था? m0L1T-1। टाइम का t, इस t को ऊपर ले जाइए आप, तो एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया m0L1T-2। सो एक्सेलरेशन हैज डायमेंशंस, मास क्या बेटा? हैज डायमेंशन 0, लेंथ हैज डायमेंशन 1, टाइम हैज डायमेंशन -2। ठीक है ना? सो m0L1T-2 इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन। समझ आ गया होगा? इसी तरह से बच्चों मैं नियर अबाउट मैकेनिकल क्वांटिटीज के लगभग 38 डायमेंशनल फॉर्मूले बताने जा रहा हूं, बताऊंगा बच्चों। ठीक है? जरा कुछ क्वांटिटी बच्चों नोट कर लो जिनकी डायमेंशंस नहीं होती, द डायमेंशन लेस क्वांटिटीज। बस ये नोट कर लीजिए, मैं इनको आप नोट कर लें। इसमें कुछ क्वांटिटी लिखी हुई है जो हो सकता है आपको समझ ना आए, लेकिन मैं इनको एक्सप्लेन करूंगा, आप नोट करें बस इनको ध्यान से। डायमेंशन लेस क्वांटिटी m0L0, मतलब जिनकी डायमेंशन नहीं होती उनकी डायमेंशन लिखी जाती है m0L0T0। भाई किसी की पावर 0 हो, इसका मतलब उसकी वैल्यू कितनी हो गई? 1 हो गई। तो डायमेंशन लेस क्वांटिटी जैसे प्योर नंबर है 1, 2, 3, पाई, इनकी कोई यूनिट तो होती नहीं, तो इसीलिए इनकी डायमेंशन नहीं होगी। ई, यहां पर ई एक्सपोनेंशियल है बच्चों। एक्सपोनेंशियल प्योर नंबर है, इसकी वैल्यू होती है ई। यहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं है बच्चों, ई यहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं है, एक्सपोनेंशियल है। मैथ में पढ़ेंगे आप। और इसकी प्योर नंबर वैल्यू है, इसकी कितनी प्योर नंबर है? एक्सपोनेंशियल की प्योर वैल्यू होती है 2.712। जे को बोलते हैं बच्चों मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, वर्क अपॉन हीट। वर्क की डायमेंशन होती है, वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है mL2T-2, और हीट का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है mL2T-2। तो mL2T-2 तो ऊपर लिखा हुआ है, mL2T-2 नीचे लिखा हुआ है।
तो जे कैसी क्वांटिटी हो गई, डायमेंशनलेस, m0 l0 t0। क्लियर। सेम उसी तरह से यहां पर जरा गौर से देखें, इसको बोलते हैं बच्चों गामा, पॉइजन रेशियो बोलते हैं इसको। क्या बेटा, पॉइजन्स रेशियो। क्या बेटा, और इसका फॉर्मूला होता है Cp अपॉन Cv। Cp क्या चीज है यहाँ पर, स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर, एंड Cv इज स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो ऊपर भी स्पेसिफिक हीट लिखी हुई है, नीचे भी स्पेसिफिक हीट लिखी हुई है। जो डायमेंशनल फॉर्मूला, स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट प्रेशर पर, स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट वॉल्यूम पर, जो डायमेंशनल फॉर्मूला Cp का है वही Cv का है। इसीलिए पॉइजन रेशियो गामा का कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होगा। m0 l0 t0 डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। यहां पर ये फॉर्मूले में जरा चेक करो, इस के को बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यहां पर Fv क्या चीज है, फोर्स between two charge particle when medium between two charges is vacuum, that is Fv क्या है, दो चार्ज पार्टिकल जब वैक्यूम में रखे हैं तब उनके बीच लगने वाला फोर्स है, और दो चार्ज पार्टिकल के बीच में अगर कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम है तब उन दोनों के बीच लगने वाला फोर्स है। तो ये भी फोर्स लिखा हुआ है, ये भी फोर्स लिखा हुआ है। तो जो डायमेंशन Fv की होगी वही Fm की होगी। तो K की कोई डायमेंशन नहीं होगी, मीन्स K डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, m0 l0 t0। क्लियर। यहां पर इस फॉर्मूले में जरा गौर से देखो, n यहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई डायमेंशन नहीं होती क्योंकि इसकी कोई यूनिट नहीं है। इस फॉर्मूले में c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, और v यहां पर जो लिखा हुआ है दिस द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ऊपर भी लाइट की स्पीड है वैक्यूम में, नीचे भी लाइट की स्पीड है किसी मीडियम में। जो डायमेंशन इसकी होगी वही डायमेंशन इसकी होगी। इसीलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसी क्वांटिटी हो गई, डायमेंशनलेस क्वांटिटी हो गई, m0 l0 t0। क्लियर है ये बात क्लियर है। साइन थीटा, कॉस थीटा, लॉग एक्स, एक्सपोनेंशियल की पावर कुछ भी हो, डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। एंगल आर्क अपॉन रेडियस, मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा क्योंकि एंगल बराबर आर्क अपॉन रेडियस, आर्क को भी मीटर में नापते हैं, रेडियस को भी मीटर में नापते हैं, तो मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, इसलिए डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। स्ट्रेन भी डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। क्यों, इसका फॉर्मूला होता है चेंज इन साइज अपॉन ओरिजिनल साइज। तो ऊपर भी साइज लिखेंगे नीचे भी साइज, तो दोनों की डायमेंशन कैंसिल हो जाएगी। स्ट्रेन डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। रिलेटिव डेंसिटी मतलब किसी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी किसी दूसरे मीडियम के कंपैरिजन में। तो रिलेटिव डेंसिटी डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी जिसको क्या बोलते हैं, नमी बोला जाता है ना बच्चों, आर्द्रता, ये भी डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। ठीक है ना। जो डायमेंशनलेस क्वांटिटी को लिखा जाता है हमेशा m0 l0 t0। क्लियर है ये बात बच्चों। यहां तक मैं अपना सेशन ये खत्म कर रहा हूं क्योंकि आज टाइम भी नहीं है। ठीक है ना, टाइम बचा हुआ नहीं है। कल मैं इसको सेशन को लंबा करूंगा। मैकेनिकल क्वांटिटीज नियर अबाउट लगभग 38 बताऊंगा बच्चों, जिनका डायमेंशनल फॉर्मूला आपको लर्न नहीं करने, आपको उसका तरीका बताऊंगा। ठीक है क्या नहीं, जो आप खुद से निकाल सकते हैं बड़ी आसानी से। ठीक है बच्चों, ओके, गुड बाय।